हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैमिली पेंशन क्या है, परिवार के कौन कौन से सदस्यों को फैमिली पेंशन लग सकती है और इसके लिए जो पेंशन रूल है उसमें क्या प्रोविजन है, हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि पेंशन क्या है, पेंशन के लिए रूल क्या है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेंशन के बाद जो है फैमिली पेंशन क्या है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने चाहूँगा। देखिए, पेंशन और फैमिली पेंशन में फ़र्क है। पेंशन मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद, और जो फैमिली पेंशन मिलती है ये मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है उसके बाद जो उनको फैमिली, उनके परिवार के सदस्यों को जो पेंशन मिलती है उसे हम बोलते हैं फैमिली पेंशन। और इसके लिए अगर मैं रूल की बात करूं तो जो पेंशन रूल 1972 है उसके रूल 54 में ये बताया गया है कि जो पेंशन है, फैमिली पेंशन क्या है। तो चलिए हम इसको आप डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो 54 रूल में बताया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एटलीस्ट 1 साल कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, तभी ही परिवार के सदस्यों को फैमिली पेंशन मिल सकती है। उसके साथ इन्होंने बताया कि अगर 1 साल से कम कंटिन्यूस सर्विस है और रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उस स्थिति गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने जब ज्वाइनिंग के टाइम उन्होंने अगर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे रखा है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर दे रखा है तो उस स्थिति में अगर 1 साल से कम सर्विस भी है तो उस स्थिति में भी परिवार के सदस्यों को फैमिली पेंशन लग सकती है। और तीसरा तीसरा इन्होंने बताया कि फैमिली पेंशन तब भी लग सकती है अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायरमेंट के बाद अपने आप पेंशन ले रहे हैं और उसके बाद उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में भी परिवार के सदस्यों को फैमिली पेंशन लग सकती है। उसके बाद देखिए, फैमिली पेंशन जो है वो ये होल रुपीज़ में मिलती है। दूसरा, ये मंथली मिलती है, हर माह जो है वो फैमिली पेंशन मिलती है। और इसको जो राउंड ऑफ किया जाता है वो नेक्स्ट हायर रुपीज़ में किया जाता है। मीन्स इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पेंशन है उसके भी कई टाइप हैं, तो इसी तरह फैमिली पेंशन भी 2 टाइप की होती है। एक है एनहांस्ड फैमिली पेंशन और दूसरी है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। तो एनहांस्ड फैमिली पेंशन क्या है कि देखिए, एनहांस्ड फैमिली पेंशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट में है, अगर उनकी मान लीजिए डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, तो 10 साल तक उनको जो फैमिली मेम्बर हैं उनको बढ़ी हुई पेंशन मिलती है 50% ऑफ द बेसिक पे के हिसाब से। और ये मिलेगी सिर्फ 10 साल तक। जिस दिन डेथ हुई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की उसके 10 साल तक उनको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। या फिर दूसरा सिनेरियो कि मान लीजिए कोई पेंशनर है, पेंशनर का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं, फिर उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना बोल के उनको पेंशनर बोलते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट पेंशनर की डेथ हो जाती है 65 ईयर से पहले, तो जब उनके फैमिली को जो फैमिली पेंशन मिलती है तो 65 साल तक वो ही 65 मीन्स जब तक जो डिसीज्ड पेंशनर हैं उनकी उम्र जब तक 65 साल नहीं होती तब तक जो फैमिली को अनास्ड फैमिली पेंशन ही मिलती है। तो अब मैं आप समझ गए होंगे कि ऑर्डिनरी पेंशन क्या हुई। ऑर्डिनरी पेंशन वो पेंशन हुई जो 30% के हिसाब से परिवार के सदस्यों को दी जाती है। और दूसरा, मैंने बोला कि अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो 65 ईयर तक जो परिवार के सदस्यों को मिलती है एनहांस्ड फैमिली पेंशन, और उसके बाद 65 ईयर की एज के बाद जो है वो मिलेगी फिर परिवार के सदस्यों को ऑर्डिनरी पेंशन। मान लीजिए परिवार के सदस्य कोई और नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स की ही एलिजिबल हैं जिनको फैमिली पेंशन लगनी है, तो पेरेंट्स को कभी भी एनहांस्ड फैमिली पेंशन नहीं मिलती है, उनको सिर्फ ऑर्डिनरी पेंशन ही लगती है। मीन्स परिवार के जो पेरेंट्स हैं उन स्थिति में उनको सिर्फ 30% ही फैमिली पेंशन लगती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मिनिमम फैमिली पेंशन है वो 9,000 रुपये है। ये मैक्सिमम जो है वो 1,09,300 से ज़्यादा नहीं हो सकती है अगर एनहांस्ड है। अगर ऑर्डिनरी है तो ये 65,580 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है। एक सिनेरियो और हो सकता है, मान लीजिए परिवार के सदस्यों को 2 फैमिली पेंशनें मिल रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स थे दोनों ही सर्विस में थे और दोनों की डेथ हो गई है, तो परिवार के सदस्यों को 2 पेंशनें मिल रही होंगी। तो जो 2 पेंशनें हैं, फैमिली पेंशनें हैं, उनका अमाउंट भी ये जो अमाउंट है 1,09,300 रुपया या 65,580 रुपये जो बेसिक उनकी पेंशन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब देखिए,
अगर मैं फैमिली की बात करूं, आप समझ गए कि फैमिली पेंशन क्या है। तो जो फैमिली में कौन कौन आते हैं, पहले तो आते हैं, देखिए स्पाउस आगे, ये दोनों, उनके बच्चे आगे और उनके पेरेंट्स आगे। तो ये सारे कैसे हैं, मैं उस पर भी चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली को डिफाइन किया गया है अलग अलग रूलों में। अगर आप पेंशन की बात करें तो पेंशन के लिए जो फैमिली की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, जीपीएफ के लिए पेंशन क्राइटेरिया अलग है, जीपीएफ के लिए जो फैमिली की क्राइटेरिया अलग है, ग्रेजुटी के लिए जो वो फैमिली अलग होती है, जीआईएस के लिए फैमिली अलग है, और एलटीसी के लिए जो वो फैमिली अलग है। अलग का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि जो फैमिली की डेफिनेशन जीपीएफ के लिए है वो ही ग्रेजुटी के लिए होगी या वो ही जीएस के लिए होगी। अलग अलग फैमिली की डेफिनेशन है। किसी में किसी परिवार के सदस्यों को एक्सक्लूड किया गया है या किसी में किसी को इंक्लूड किया गया है। तो इसके लिए जब भी देखिए होता क्या कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की अपॉइंटमेंट होती है तो उस टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अपॉइंटमेंट के साथ ही नॉमिनेशन फॉर्म देता है। अलग अलग नॉमिनेशन फॉर्म देने पड़ेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को। जीआईएस के लिए अलग नॉमिनेशन फॉर्म होता है, एलटीसी के लिए अलग नॉमिनेशन फॉर्म है, डीसीआरजी के लिए अलग नॉमिनेशन फॉर्म देना पड़ता है, और पेंशन के लिए अलग नॉमिनेशन फॉर्म अपॉइंटमेंट के टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अपनी सर्विस में अपने डीडीओ को देते हैं। अब देखिए अगर मैं फैमिली पेंशन की बात करूं तो मैंने बोला कि सीसीएस पेंशन रूल जो है वो है पेंशनर के लिए, और उसका जो रूल 54 है वो बात करता है फैमिली पेंशन देने के लिए। फैमिली पेंशन अगर मैं इसमें फैमिली की बात करूं तो फैमिली में देखिए कौन कौन आता है। एक तो आते हैं स्पाउस, स्पाउस का मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ, और दूसरे नंबर पे आते हैं चिल्ड्रन, तीसरा पेरेंट्स, और फोर्थ जो है वो है डिसेबल सिबलिंग्स। अब ये जो हायरार्की है, जब भी फैमिली पेंशन लगती है तो सबसे पहले लगेगी स्पाउस को। अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में फिर जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है चिल्ड्रंस का, और उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है पेरेंट्स का, और पेरेंट्स के बाद भी अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो और कोई एलिजिबल नहीं बचता है तो उस स्थिति में डिसेबल जो सिबलिंग है या भाई बहन है उनका नंबर आएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर जो चिल्ड्रन है, यहाँ पे आपने देखा होगा मैक्सिमम जगह चिल्ड्रन, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 चिल्ड्रन की बात आती है, बट यहाँ पे फैमिली पेंशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 चिल्ड्रन की बात नहीं है। फैमिली पेंशन के लिए जो फैमिली मेंबर कौन कौन से आते हैं, स्पाउस आगे, चिल्ड्रन आगे, पेरेंट्स आगे, और डिसेबल सिबलिंग्स आगे। ये जो रूल बताया गया है 54 का 6 रूल में ये बताया गया। पहले मैं बात करूंगा स्पाउस की। तो देखिए स्पाउस में आते हैं हस्बैंड या वाइफ। तो जो विडो हैं या विडोर हैं उनकी उनको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी उनकी डेथ तक, या फिर दूसरी कंडीशन आती है रीमैरिज। अगर उनमें से किसी ने अगर मैरिज कर लिया दोबारा तो उस स्थिति में जो फैमिली पेंशन है वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा, विडो ने रीमैरिज कर ली है बट उसका अगर अपना कोई वहाँ पे बच्चा नहीं है, और अगर उसकी जो मिनिमम इनकम है वो मिनिमम पेंशन से कम है, तो उस स्थिति में उस लेडी को चाहे वो दूसरी मैरिज भी कर लेती है तब भी उनको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। अब मैं विडो की बात कर लूँ तो विडो में आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जब डेथ हो जाती है तो बाद में पता चलता है कि 2 घरवालियाँ हैं। तो उस स्थिति में जो पहले वाली विडो है, एल्डर विडो जो है जिसकी शादी पहले हुई है, उन्हीं को ही जो फैमिली पेंशन दी जाएगी, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की नौकरी लगती है तो उस टाइम एक सर्टिफिकेट लिया जाता है कि उसकी एक ही वाइफ है। एक से ज़्यादा अगर वाइफ है तो वो वैलिड वाइफ नहीं माना गया। तो इसलिए इस स्थिति में सिर्फ एक ही फैमिली की जो एल्डर विडो है उसी को ही फैमिली पेंशन मिलेगी। अब तो जो दूसरी को है उसको फैमिली पेंशन तो नहीं मिलेगी, बट जो उसके बच्चे हैं उनको 50% जो है वो पेंशन का शेयर जो है वो मिल जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि पेंशन 50% जाएगी पहली विडो को, और जो 50% है जो सेकंड विडो है उसके बच्चों को शेयर जो वो चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि इनमें से किसी विडो की अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ 50% ही मिलता रहेगा, फिर जो है वो 100% जो है वो शेयर जो है वो हो जाएगा पेंशन का।
उसके बाद हम बात करना चाहेंगे चिल्ड्रंस की। तो चिल्ड्रंस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा यहाँ पे मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की कोई लिमिट नहीं है। आपने देखा होगा टीए में या मैटरनिटी लीव में वहाँ पे मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलता था 2 बच्चों तक ही मिलता था। बट यहाँ पे अगर 2 से ज़्यादा हैं तब भी फैमिली बेनिफिट का फ़ायदा मिल सकता है। बट अगर मान लीजिए 1 से ज़्यादा बच्चे हैं तो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहले बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चा सबसे बड़ा है उसको पहले बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, इस तरह से। और अगर मैं बच्चों में अगर लड़कों की बात करूं तो लड़कों के लिए 3 कंडीशंस हैं कि अगर फैमिली पेंशन जो मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम 25 ईयर तक, नंबर 1। दूसरी, अगर 25 साल से पहले उसकी मैरिज होती है तो फिर अप टू मैरिज तक, या फिर 25 साल से पहले वो अगर अर्निंग शुरू कर देता है, मीन्स अपनी उसकी नौकरी लग जाती है और अर्निंग शुरू कर देता है, तो 25 साल से पहले जिस दिन उसकी मैरिज हो जाती है या अर्निंग शुरू हो जाती है उस दिन तक जो है वो उसको हम फैमिली पेंशन देंगे। उसके बाद उसकी फैमिली पेंशन सीज हो जाती है और जो सेकंड उसका कोई ब्रदर है उसको मिल जाएगी। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों में ऐसा 25 ईयर की कोई लिमिट नहीं है, बट वहाँ पे 2 कंडीशंस हैं कि एक तो वो उनकी मैरिज तक, अगर जिस दिन मैरिज कर ली उस दिन वो पेंशन से सीज हो जाएंगे, पेंशन को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। या फिर उससे पहले अगर वो मैरिज से पहले अगर अर्निंग शुरू कर देते हैं, मीन्स कमाना शुरू कर देते हैं, तो भी फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद आती हैं डाइवोर्स या विडो डॉटर, तो उनके लिए भी सेम कंडीशन है जैसे अनमैरिड थी, मीन्स उनके लिए 25 की लिमिट नहीं है, बट दे शुड बी डिपेंडेंट, मीन्स मेन बात यह है कि डिपेंडेंट होने चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर, अर्निंग नहीं होनी चाहिए। तो इसको और हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कई बार ऐसा सिनेरियो भी आता है कि मान लीजिए ट्विन है, 2 बच्चे हैं उसके और दोनों ट्विन है, तो आप मैंने पहले बात करी कि ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पे तो क्योंकि दोनों ट्विन है तो इस स्थिति में दोनों को 50-50% जो वो मिलेगी। अगर पेरेंट्स बच्चों के दोनों ही पेरेंट्स जो थे वो अगर सर्विस में थे तो उनको 2 फैमिली पेंशन मिलेंगी, बट 2 फैमिली पेंशन जो वो मैक्सिमम, मैंने बोला कि जो एक पेंशन की मैक्सिमम लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। अगर अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं या बार्ड्स हैं तो भी उनको भी वैसे ही बेनिफिट मिलेगा जैसे जो एक चिल्ड्रन को दिया जा रहा था। अगर माइनर चिल्ड्रन हैं तो माइनर चिल्ड्रन की स्थिति में जो पेंशन है वो उनको मिलेगी फैमिली पेंशन, बट ये मिलेगी थ्रू देयर बार्ड्स। अब मैं बात करना चाहूँगा डिसेबल्ड चिल्ड्रन की। देखिए, डिसेबल्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं जैसे कोई जो डिसऑर्डर है, उनको फिजिकली डिसऑर्डर है या मेंटली डिसऑर्डर है या क्रिपल्ड है या डिसेबल्ड हैं और जो अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो 25 साल की लिमिट नहीं है, चाहे वो अप टू दे जब तक उनकी लाइफ है। बट यहाँ पे एक कंडीशन जो ध्यान रखने वाली बात है कि इनको जो बेनिफिट दिया जाएगा पहले दिया जाएगा 25 साल तक, फिर कोई मान लीजिए उनका जूनियर है, यंगर ब्रदर है या यंगर सिस्टर है तो उसका नंबर आएगा। फिर जब वो 25 साल की या कमाने वाली जो उसकी लिमिट है वो हो जाएगी, फिर इनको जो दोबारा पेंशन जो वो लग जाएगी। अगर 1 से ज़्यादा चिल्ड्रन मान लीजिए डिसेबल्ड हैं तो फिर वही है कि ऑर्डर ऑफ देयर वर्थ के हिसाब से ही उनको पेंशन लग जाएगी और कि 25 साल के बाद भी इनको मिलेगी, बट पहले जो उनके लास्ट जो माइनर ब्रदर हैं उनको बेनिफिट मिल जाना चाहिए। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा डॉटर्स की। तो डॉटर्स मैंने बोला कि इसमें 2 ही कंडीशनें हैं, इसमें 25 ईयर की कोई एज लिमिट नहीं है, बट कंडीशन ये है कि जिस दिन वो कमाना शुरू कर देते हैं वो, या जिस दिन उनकी मैरिज हो जाती है, बस 2 ही इसमें बैरियर है। जिस दिन कमाना शुरू कर देगी या जो मैरिज हो जाएगी उस दिन इनकी फैमिली पेंशन जो वो बंद हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर 25 साल लड़की के लिए भी सेम स्थिति ऐसी है कि 25 साल तक उसको हम देंगे, फिर मान लीजिए उसका अगर वो यंगर ब्रदर है या यंगर सिस्टर है तो उसका नंबर आएगा। फिर जब वो 25 साल तक पहुंच जाएंगे तो फिर इनकी जो पेंशन जो दोबारा यहाँ पे इनको लग जाएगी। पेरेंट्स की बात, पेरेंट्स मैंने बोला कि पेरेंट्स को तभी लगेगी फैमिली पेंशन अगर स्पाउस नहीं है या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो डिसीज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ना तो उसके कोई स्पाउस है ना ही उसके कोई चिल्ड्रन है, उस स्थिति में फैमिली पेंशन लगेगी पेरेंट्स को। बट पेरेंट्स को जो लगेगी वो अनाउंस्ड फैमिली पेंशन नहीं लगती कभी भी, उनको लगेगी सिर्फ ऑर्डिनरी पेंशन और वो होगी 30%।
उसके बाद डिसेबल्ड सिबलिंग भी अगर परिवार में है तो उनका नंबर फैमिली पेंशन में तभी आएगा यदि परिवार में ना कोई जो डिसीज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, ना तो उसकी कोई स्पाउस थे, ना चिल्ड्रन थे, ना कोई पेरेंट्स थे। उस स्थिति में अभी पेरेंट्स अलाइव नहीं है अगर, तो उस स्थिति में इनको अगर उसके भाई बहन डिसेबल हैं तो उनको मिल सकती है। बट इसमें भी वो स्थिति है कि इनको भी एनहांस्ड नहीं मिलती है, इनको भी 30% या ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ही मिलेगी। तो ये था मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि फैमिली पेंशन क्या है, कौन कौन फैमिली के मेंबर एंटाइटल हैं, किस इसी तरह की मैं और वीडियो भी आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। बट मैं लास्ट में मेरा एक IQ टेस्ट का क्वेश्चन रहता है, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। पेंशन इज पेबल टू पेरेंट्स देन टू होम फर्स्ट फैमिली पेंशन इज पेबल। मीन्स अगर देखिए, मैंने एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पेरेंट्स को फैमिली पेंशन तभी मिलेगी अगर कोई स्पाउस नहीं है या उसके बच्चे अलाइव नहीं हैं, तो उस स्थिति में पेरेंट्स को मिलेगी। पर पेरेंट्स में भी मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले किसको मिलेगी, क्या फादर को मिलेगी या मदर को। अगर आपको लगता है कि फादर को मिलेगी तो ऑप्शन 1 लिखें या फादर लिखें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि मदर को मिलेगी तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन 2 लिखें या मदर लिखें, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह की वीडियो अपडेट करने के लिए मैं और वीडियो डालता रहूँगा। आप अभी भी अगर आप नए इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है। मैं कोशिश करूँगा इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं TA का प्रैक्टिकल करके बताने की कोशिश करूँगा कि TA की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।